वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो अभी हम लोग हमारे एमसीक्यू सॉल्विंग को कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो बहुत इजी एमसीक्यूज़ है, प्रोवाइडेड आपने ध्यान दिया है तो, ठीक है। एमसीक्यूज़ आर वेरी वेरी सिंपल। फॉर्मूलाज लर्न कर लो और फटाफट एमसीक्यू सॉल्व करो। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला गया। इफ़ द इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स बी विथ ए इज सी। वापस रीड करते हैं। इफ़ द इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बी विथ ए इज सी। मतलब बेसिकली हमको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इन्वर्स किसका किसका इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, बी विथ ए, ठीक है। इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बी विथ ए इज सी, ठीक है। इन्वर्स किसका इन्वर्स ऑफ मेड प्रोडक्ट ऑफ बी विथ ए, यानी बी इंटू ए का अगर आप इन्वर्स निकालते हो, बी इंटू ए का अगर आप इन्वर्स निकालते हो तो आपको सी मिल रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन बोलता है, अच्छी तरह सुनने का। इफ द इन्वर्स ऑफ किसका इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बी विथ ए, है ना, गिव्स यू सी। यानी बी ए का अगर आप इन्वर्स निकालते हो तो आपको सी मिलता है ना। लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। इन्वर्स निकाल रहे हैं, किसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ बी विथ ए का इन्वर्स निकाल रहे हैं, एंड इट इज़ गिविंग यू सी, है ना। तो ठीक है, अभी हमको प्रॉपर्टी पता है। देखो इन्वर्स का प्रॉपर्टी मैंने बताया हुआ है। इन्वर्स पहले ए को जाएगा, यस, इन्वर्स पहले ए को जाएगा, फिर इन्वर्स बी को जाएगा। तो ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स यहाँ पे सी हो जाएगा। अब हमको पूछा क्या है यहाँ पे, हमको पूछा है यहाँ पे ए इन्वर्स, हमको यहाँ पे ए इन्वर्स पूछा है। तो ठीक है, मतलब बेसिकली हमको पूछा है ये वाला पार्ट, ओके, ए वाला पार्ट पूछा है। तो अभी ए इन्वर्स चाहिए, तो ए इन्वर्स के बाजू में कौन टांग अड़ा रहा है, ए इन्वर्स के बाजू में बी इन्वर्स टांग अड़ा रहा है। तो बी इन्वर्स को हटा देते हैं ना, तो बी इन्वर्स अपने आप तो हटेगा नहीं। बी इन्वर्स अपने को चाहिए ए इन्वर्स, बट ए इन्वर्स के बाजू में मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है बी इन्वर्स। तो अभी बी इन्वर्स को हटा देते हैं। कैसे हटेगा ये, बी इन्वर्स को कौन कैंसिल करेगा, बी इन्वर्स को बी कैंसिल करेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं गाइस, पोस्ट मल्टीप्लाई, यानी बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि बी इन्वर्स के राइट में बी चाहिए ना, बी इन्वर्स के राइट में मुझे बी चाहिए, लेफ्ट में नहीं चाहिए। यहाँ लेफ्ट में करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, लेफ्ट में करोगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ए इन्वर्स के लेफ्ट में बी आ जाएगा। अपने को बी चाहिए कहाँ चाहिए, बी इन्वर्स के राइट में चाहिए। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी, तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू यहाँ पे बी इक्वल टू सी इंटू बी। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं गाइज, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, ए इन्वर्स इंटू ए, बी इन्वर्स इंटू बी इक्वल टू सी बी। बी इन्वर्स इंटू बी तो आप जानते हो कितना होता है, आई होता है। तो ए इन्वर्स इंटू आई इज इक्वल टू सी बी। मतलब बेसिकली हमको क्या करना है, ए इन्वर्स इंटू आई इज ए इन्वर्स इक्वल टू सी इंटू बी। तो ए इन्वर्स का वैल्यू चाहिए, तो ए इन्वर्स तो मतलब कैसे मिलेगा, सी एंड बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी इंटू बी कर लेते हैं गाइस, है ना। लेट्स मल्टीप्लाई सी एंड बी, है ना, सी एंड बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फटाफट से लिख देते हैं मैट्रिक्स सी, -1 0 1 1 1 3 2 0 2। बढ़िया, बी को भी लिख देते हैं 2 6 4 1 0 1, और यहाँ पे हो जाएगा -1 1 -1, राइट। तो चलो अभी लेट्स मल्टीप्लाई दिस, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते, देखते हैं क्या आता है चलो, है ना। देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 2 इज़ -2, 0 इंटू 0 इज़ 0, उसके बाद 1 इंटू -1 इज़ 1, 0 इंटू यहाँ पे 1 था, सो सॉरी, फिर भी 0 आएगा, डजेंट मैटर। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, -1 इंटू 6 -6, प्लस 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 हो जाएगा +1। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, -1 इंटू 4 -4, प्लस 0 इंटू 1 0, प्लस 1 इंटू -1 डायरेक्टली -1। तो देखिए क्या आया, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने का, सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करने का। क्या आया पहले रो का आंसर, ये देखो, ये -3 आया, ये -5 आया, ये भी -5 आया, 3 -5 पहला रो आ रहा है। ए इनवर्स का पहला रो 3 -5 आ रहा है, और ऐसा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, 3 -5 तो ऑप्शन सी में ही, और कहीं पे भी नहीं है गाइस। तो ये देखो इधर ही सम हो गया, है ना। स्मार्ट वर्क बोलते हैं इसको। सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम जाएगा, और हमको दिख ही रहा है कि पहला रो ही हमको मिल गया है, और ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन ए के में भी पहला रो 3 -5 नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज
ऑप्शन नंबर सी। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं गाइस। अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोला है आपको, ए मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 7 6 -1 4 2 3 1 3 0, और इसका आंसर क्या दे रहा है, ए इंटू दिस इज गिविंग यू व्हाट 4 2 3 1 3 0 7 6 -1, और आपको ए पूछा है ना, आपको ए पूछा है और आपको ऑप्शंस दिए कि ए इन चारों में से कौन सा होगा। आपको पूछा है ए और बोला है कि बताओ ये चारों में से ए क्या होगा। तो हमको तो पता नहीं क्या ए है, हमको तो पता नहीं ए क्या है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमको हिट एंड ट्रायल से करना है। क्या करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको हिट एंड ट्रायल से करना है ना। आप पूरा अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे, पूरा है ना एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वो सब करने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम सीईटी सॉल्व कर रहे हैं गाइस, वी आर सॉल्विंग सीईटी नॉट बोर्ड्स। तो यहाँ पे सीईटी से करना है, तो अभी सीईटी से करना है सर, हिट एंड ट्रायल से करना है, मतलब क्या करना है, अभी अपने को फाइंड करना है मैट्रिक्स से, और हमारे पास है 4 ऑप्शन। तो एक काम करते हैं, ये पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं, लेट्स ट्राई आउट ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं क्या बोलता है ना। पहले इसको इरेज कर देता हूँ, चेक करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे पुट कर देते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलते हैं यहाँ पे, अभी देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी ऑप्शन ने पुट कर दिया। अभी ये क्या है गाइस, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आई इन टू दिस मैट्रिक्स, आई मल्टीप्लाइड बाई दिस मैट्रिक्स विल गिव यू द सेम मैट्रिक्स। आई इंटू ये वाला मैट्रिक्स विल गिव यू द सेम मैट्रिक्स, आपको सेम आंसर देगा। बट अपने को तो आंसर क्या चाहिए, अपने को तो आंसर ये चाहिए, ये आई है, आई इंटू दिस शुड गिव यू दिस सेम मैट्रिक्स। आप जानते हो आई इंटू ए गिव्स यू आई इंटू बी गिव्स यू आई, तो आई इंटू दिस मैट्रिक्स विल गिव यू द सेम मैट्रिक्स। बट अपने को आंसर ये नहीं चाहिए, अपने को तो आंसर ये आना चाहिए। तो मतलब ए ऑप्शन तो गया। अभी ए को देखो और डी को देखो, दोनों सेम टू सेम है गाइस, ए एंड डी को देखो सेम टू सेम है, तो डी भी गया है ना, डी भी गया, ए एंड डी दोनों के दोनों सेम है ना, तो ए और डी दोनों चले गए। ऐसा हर बार होगा नहीं गाइज, ऐसा हर बार नहीं होगा। इस केस में ऐसा हो रहा है तो आप लकी हो, बट दिस विल नॉट हैपन एवरी टाइम। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, वापस ए और डी गया, अभी ऑप्शन बी को ट्राई करना है। अगेन आप देखोगे तो बी भी नहीं आएगा। आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, देखो बी क्यों नहीं आएगा, आई टेल यू वाई बी विल नॉट कम। देखो ज़रा, सपोज मैं बी ऑप्शन यहाँ पे पुट करता हूँ, सपोज बी ऑप्शन पुट करता हूँ 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0। बढ़िया, अभी बी ऑप्शन को लिया मैंने, ठीक है, बी ऑप्शन फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करो ज़रा, क्या आएगा 1 इंटू 7 7, फिर 0, फिर वापस 0। तो अपने को जो आंसर मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिल रहा है उसका पहला एंट्री क्या मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिल रहा है उसका पहला एंट्री 7 मिल रहा है। बट अपने को तो पहला एंट्री क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, और फर्स्ट एंट्री शुड बी 4। बट अपने को तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 मिल रहा है, तो मतलब ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी मैंने यहाँ लिया, इन दोनों को मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंट्री आई एम गेटिंग इज 7। बट अपने को तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलना चाहिए, ये तो मिल नहीं रहा है, 7 नहीं, यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो बी भी गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल से करने का भूलने का नहीं, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन नीड्स टू बी सॉल्व बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। बढ़िया, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते, देखो बहुत अच्छी तरह देखिएगा। अगेन देखो वैसा का वैसे ही प्रॉब्लम है, वैसा का वैसे ही प्रॉब्लम है। ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे ए दे दिया है गाइस, ए इज गिवन टू, क्या है यहाँ पे बताओ, -1 2 2 -1, ये ए है, और x तो हमको पता नहीं है, x पता नहीं है, इक्वल टू यहाँ पे b दे दिया है, b कितना दे दिया है 3 एंड 1 यहाँ पे। चलो अपने को x फाइंड करना है, तो इसको अगेन हिट एंड ट्रायल से करते हैं। कैसे करेंगे हिट एंड ट्रायल से, पहले ऑप्शन ए ले लो, x की जगह पे आप क्या करो, ऑप्शन ए पुट कर दो, है ना, x पूछा है तो हमको तो पता नहीं है, तो ऑप्शन ए ले लिया, क्या आया 3/5 3/7, है ना, ऑप्शन ए लिया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स मिल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करके अगर ये वाला मैट्रिक्स मिल गया तो सही आंसर है, नहीं मिला तो गलत है, फिर बी की तरफ चलेंगे। चलो चलते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई दिस विद दिस, तो -1 इंटू 3/5, -1 इंटू 3/5 इज -3/5, प्लस 2 इंटू यहाँ पे 3/7, 2 इंटू 3/7 इज गाइस 6/7। तो चलो ऐड करते हैं, -3/5 प्लस 6/7 कितना आ रहा है ये, -21 प्लस
-21 प्लस 30 अपॉन यहाँ पे 35 आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे 9/35 आ रहा है, बट अपने को तो आंसर क्या चाहिए गाइस, 9/35 है। अपने को 9/35 है, बट आंसर अपने को क्या चाहिए, 3 चाहिए। नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए से तो काम बन नहीं रहा है, क्योंकि मैंने ऑप्शन ए पुट किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो पहला एंट्री क्या आ रहा है, 9/35 आ रहा है। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 9/35, बट अपने को आंसर क्या चाहिए, 3 चाहिए। नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन ए इज़ गॉन। तो ऑप्शन ए को मैं क्या करता हूँ गाइस, ऑप्शन ए को मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। आई इरेज ऑप्शन ए, तो मेरा काम यहाँ पे ऑप्शन ए से हो गया है, नहीं हो रहा है ऑप्शन ए। चलो अभी क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को पुट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, 7/3 एंड यहाँ पे 5/3, 7/3 एंड 5/3। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। -1 इंटू 7, -1 इंटू 7/3 विच इज़ -7/3 प्लस 2 इंटू 5/3, 2 इंटू 5/3 कितना होगा यहाँ पे, 2 इंटू 5/3 विल भी यहाँ पे हो जाएगा 10/3। चेक कर लेते गाइस कितना आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, दिस विल बी 3/3। देखो इन दोनों को ऐड करो, 3/3 1। अपने को पहला एंट्री 1 आया, बट अपने को पहला एंट्री कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके पहला एंट्री अपने को 3 आना चाहिए, और फर्स्ट एंट्री शुड बी 3, बट अपने को तो 1 आ रहा है, तो ए भी गया, है ना। बी ऑप्शन इज ऑल्सो गॉन, बी ऑप्शन भी चला गया, बी ऑप्शन से भी मैच नहीं हो रहा है। अब क्या बचा, सी एंड डी में से एक होने वाला है ना, सी एंड डी में से एक होने वाला है, तो बी के भी क्रॉस, ए पे भी क्रॉस। चलो सी को पुट करके देखते हैं, सी क्या है, 5/3, 7/3। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -1 इंटू 5/3, -1 इंटू 5/3 इज -5/3 प्लस 2 इंटू 7/3, 2 इंटू 7/3 कितना, 14/3। ओके कितना आ रहा है, -9 प्लस -5 प्लस 14, -5 प्लस 14 कितना, 9, 9/3। ओके हाँ 3 आ रहा है। अभी देखो दूसरा भी देखना पड़ेगा, दूसरा भी 2 इंटू दिस, है ना, 2 इंटू 5/3, 10/3। उसके बाद -1 इंटू 7/3, -1 इंटू 7/3 इज -7/3। तो कितना आ रहा है ये चेक करो ज़रा, ये आ रहा है अपना 3/3 1। ओके 3 1 आ रहा है, वो ऑप्शन सी ने लिया है ना, सी को पुट किया तब जाके आ रहा है ना। सो ऐसे टाइप के सम्स अगर पूछे जाते तो आपको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना है। दिस इज़ द ओनली वे जिससे आपको ईजिली आंसर आएगा। अगर आप मेहनत एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सीईटी पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स तो पढ़ नहीं रहे, तो इतना टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगेन ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा है। किसका डिटर्मिनेंट पूछा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा है। हमने तो इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 द होल स्क्वायर। अग्रीड, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करना है, n की जगह पे 3 पुट करना है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है गाइस, मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 3x3, मतलब ऑर्डर 3 है बेसिकली। तो यहाँ पे n की जगह पे 3 डालना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 3-1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 3-1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, है ना, 2 का स्क्वायर इज 4। तो अभी हमको बेसिकली करना क्या है, हमको बेसिकली क्या करना है, ए का क्या निकाल देना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे गाइस, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, ए का डिटर्मिनेंट आप निकालोगे 1 2 2 1 2 -1 है, एंड जो भी है, जो ए है इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको आंसर 17 आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, है ना, ए का डिटर्मिनेंट आप एक्सपांड कीजिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, तो आपको आंसर 17 आएगा। तो यहाँ पे क्या डालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे 17 डालना है, तो 17 रेज टू 4, दिस इज द आंसर। टोटली फार्मूला बेस्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम फार्मूला से अलग है, सारे फार्मूला बेस्ड है, हमको बस क्लिक होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला लर्न किया होगा तो तुरंत आ जाएगा, बढ़िया। चलो अभी नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस। पे अटेंशन, अगेन अ वेरी 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 नाइस प्रॉब्लम, पे अटेंशन। क्या पूछा है, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके आराम से क्वेश्चन को पढ़ने का फिर कंक्लूजन पे जाने का। ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो नहीं है, यानी नॉन ज़ीरो है। ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो है, बढ़िया। सो चलो मान लो इसका वैल्यू नॉन ज़ीरो है, तो कुछ तो वैल्यू मान लेते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू कुछ तो बोल दिया अल्फ़ा,
ठीक है, हमको तो पता है कि ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है, तो कुछ तो वैल्यू होगा उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, बोल दिया वो वैल्यू क्या है, अल्फ़ा है, दैट इज़ इट। कुछ भी हो सकता है ये, एनी नॉन ज़ीरो नंबर इट कैन बी। अभी हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या पूछा है गाइस, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू पूछा है ना। अभी हमको पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, हमको पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होता है गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो अल्फ़ा है, हमने अज्यूम किया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अल्फ़ा है, इंटू यहाँ पे आई, आई कुछ भी ले सकते हो, अगेन यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो हम आई ले रहे हैं ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है, आई का वैल्यू ले रहे हैं ऑफ ऑर्डर 3x3, आप 2x2 का भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम आई जो ले रहे हैं कोई भी ऑर्डर का ले सकते हैं, 3x3 के लिए भी आई ले सकते हैं, 2x2 को वाला भी आई ले सकते हैं, डजेंट मैटर। तो मैं 3x3 वाला आई ले रहा हूँ, 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए क्या हो रहा है, अल्फ़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फ़ा 0 0 0 अल्फ़ा 0 0 0 अल्फ़ा, है ना। तो ए इंटू एडजॉइंट ए का आंसर कितना आया गाइज, ए इंटू एडजॉइंट ए का आंसर ये आया। अब ये जो मैट्रिक्स है ना गाइज, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है गाइज, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी ये क्यों एक स्केलर मैट्रिक्स है, इधर ही बच्चे लोग रॉन्ग करके आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या स्केलर मैट्रिक्स होता है, पे अटेंशन। देखो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिए, जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो, सबसे पहले डायगनल इधर मार्क कर लेते हैं, ये मेरा डायगनल है, जो डैश मारा वो मेरा डायगनल है, जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो हो एंड डायगनल के एलिमेंट सेम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स ज़ीरो हो, ये सारे मेरे नॉन डायगनल एलिमेंट्स है, वो ज़ीरो हो एंड डायगनल एलिमेंट सेम हो, सेम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है, नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो एंड डायगनल एलिमेंट सेम हो तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है, इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। बट अगर नॉन डायगनल एलिमेंट सेम हो, ज़ीरो हो, नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो हो एंड यहाँ पे जो डायगनल एलिमेंट्स है, ठीक है, बस देखो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो, सिर्फ इतना सा बोल दिया मैंने, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो हो, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, अच्छी तरह समझिएगा, जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको क्यों डायगोनल नहीं बोलते हैं, ये एक डायगोनल ही है, बट इसको देखो, इसके प्रिसाइजली जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, इसके प्रिसाइजली डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे जिनके डायगोनल एलिमेंट सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो हमारे केस में भी क्या हो रहा है, डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ज़ीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो है, बट डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सब के सब सेम है, तो इसका हमका हमारा इस ये मैट्रिक्स का नाम क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है इसका नाम, स्केलर मैट्रिक्स। तो ए इंटू एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करने पे अपने को क्या मिल रहा है, एक स्केलर मैट्रिक्स मिल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखिएगा अब देखिएगा इससे सिंपल प्रॉब्लम मिलेगा नहीं। एथ प्रॉब्लम देखिए, अगेन ए क्या है, लुक एट द एथ प्रॉब्लम, ए क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो है, अगर इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो है तो देखो क्या होगा, ए इज़ अ सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू पूछा है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है गाइस, ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू आई, आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये ज़ीरो को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, ज़ीरो को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 हर जगह ज़ीरो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या मिल रहा है गाइस, दिस इज अ नल मैट्रिक्स, ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है या फिर जीरो मैट्रिक्स है। देखो एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई किया दो बार, ए इंटू एडजॉइंट ए वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे जीरो डाल दिया, अब ये जीरो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आने वाला है, और ये क्या हो गया, एक दिस इज अ नल मैट्रिक्स, एक नल मैट्रिक्स हो गया या फिर एक जीरो मैट्रिक्स हो गया, या तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ये लो ये भी सॉल्व हो गया गाइस, दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो डन। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं गाइस। देखो अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम गाइस, देखिएगा ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं,
सबसे पहले हम लोग देखो 19th प्रॉब्लम करते, देखो ये एकदम प्रॉपर्टी बेस्ड है ना, एकदम प्रॉपर्टी बेस्ड है। देखो आपको बोला है सी आई जे इज द को फैक्टर ऑफ ए आई जे, है ना, सी आई जे इज द को फैक्टर ऑफ ए आई जे, मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं, A11 का को फैक्टर C11 होगा, है ना, A11 का को फैक्टर C11 होगा, A12 का को फैक्टर A12 का C12 होगा, A13 का C13 होगा, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर उनके को फैक्टर से, उनके खुद के ही को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके ही को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, तो आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। जो मैंने रो के लिए बोला वो सेम टू सेम किसके लिए वैलिड है, जो रो के लिए बोला वो सेम टू सेम कॉलम के लिए वैलिड है। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो बच्चा लोग, देखो ये देखो, ये मेरा रो नंबर 1 की बात चल रही है। देखो इधर देखो 4x4 मैट्रिक्स है ना, A11 A12 A13 A14, A11 का को फैक्टर C11, A12 का को फैक्टर C12, A13 का को फैक्टर C13 एंड A14 का को फैक्टर C14। तो ये एलिमेंट्स को खुद के को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया, है ना। तो मैंने बताया किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके ही को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर फिर आप सबको ऐड करते हो, तो आंसर किसके बराबर आएगा, आंसर किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका आंसर आपको मिल गया गाइस, इसका आंसर मिल गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, प्रॉपर्टी भूलने का नहीं, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर आप सबको ऐड करते हो तो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो 19 क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना, वी आर डन विद द 19 क्वेश्चन। तो इस पर राइट टिक मार देते हैं यहाँ पे डी। अब देखो ये बहुत ही नाइस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको क्या बोला है, इफ द वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 11 इन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय इट्स कोफैक्टर्स, है ना। अभी देखो इसको अच्छी तरह समझते हैं, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 11, ओके ओके। देखो आपको मैं इसको अच्छी तरह समझाता हूँ। देखो सपोज इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है, सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 11, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 11। अभी आपको क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, मतलब लोग पूछ क्या रहे हैं पता है, ये लोग पूछ रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स ए का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। ठीक है, अच्छी तरह समझना गाइस, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना देगा, मैट्रिक्स ए क्या है, इट इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 11 दिया है। अभी मैट्रिक्स ए का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा, अगर आपको याद है कोफैक्टर मैट्रिक्स कहाँ से आता है, याद है हम इनवर्स निकालते हैं यूजिंग एडजॉइंट मेथड, इनवर्स निकालते हैं यूजिंग एडजॉइंट मेथड, उसमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, अगर आपको याद होगा। तो ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये लोग पूछ रहे हैं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा। अभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स वो उसका जब ट्रांसपोज लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अपने को एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। क्या मिलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अपने को एडजॉइंट ए मिलता है। ये आपको अच्छी तरह समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। व्हेन वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स वी गेट एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। अभी तो वापस अगर मैं एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लेता हूँ, देखो यहाँ पे ये पहली बात अच्छी तरह समझना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे एडजॉइंट ए मिला, बढ़िया, इतना सा आपके दिमाग में चला गया है ना। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, हमने बोर्ड्स में पढ़ा हुआ है, याद है, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं फिर उसका ट्रांसपोज लेते तो एडजॉइंट ए मिलता है, ओके। तो अभी अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लूँ, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज लूँ तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज विल बी व्हाट, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अग्रीड और नॉट अग्रीड, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज विल बी सेम एज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज विच इज कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा, अग्रीड।
विच इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी ध्यान से देखिए, इतना सा पार्ट पहले आपको अच्छी तरह समझना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ओके, अभी मुझे क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स पूछा है। किसका किसका डिटर्मिनेंट पूछा है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। बढ़िया। ओके, अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स किसके बराबर है गाइस? देखो जरा चेक करो, कोफैक्टर मैट्रिक्स किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, है ना, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, है ना। कोफैक्टर मैट्रिक्स की जगह पे क्या लिखो? एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ऐसा लिखो सर। चलो यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझे। दिस इज सेम एज एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स की जगह पे लिख दिया एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। अभी ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो इसकी जगह पे ये लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अभी हम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जानते हैं गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू कितना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n क्या है गाइस? इट इज अ 3x3 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे दिस विल बी 3 माइनस वन। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला हुआ है? 11, 11 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 121, दिस इज इक्वल टू 121, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है चेक कीजिए, हमारा 121 आ रहा है, आंसर इज 121। एक बार मैं वापस बताता हूँ गाइस, अच्छी तरह सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स में बताता हूँ, मज़ा आएगा आपको। आपको एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 11 दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 11 दिया हुआ है, ओके। अभी आपको क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय इट्स कोफैक्टर। मतलब बेसिकली क्या पूछा है आपको? आपको पूछा है जो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है, इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा ना, याद है मैट्रिक्स ए का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स, याद है ऐसे लिखते हैं A11, A12, A13, है ना। ये जो मैट्रिक्स है कोफैक्टर मैट्रिक्स, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दिस इज व्हाट यू गाइस आर सपोज टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके। बढ़िया। अभी आपको क्या पता है? आपको पता है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप अगर ट्रांसपोज लेते हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, है ना। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, दिस विल गिव यू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर आप एडजॉइंट ए का अगर वापस ट्रांसपोज लेते हो, एडजॉइंट ए का अगर वापस ट्रांसपोज लेते हो, तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लेना मतलब अल्टीमेटली क्या लेना? इसका ट्रांसपोज लेना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एडजॉइंट दोनों से ट्रांसपोज ले लिया, मतलब ये इक्वेशन के दोनों से ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल गिव यू कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। बढ़िया, इतना हमको समझ में आ गया। अभी हमको चाहिए क्या? व्हाट डू आई वांट? हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। आई वांट डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, बराबर है। चलो लिख दिया यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू, अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स इसके बराबर है, चेक करो। कोफैक्टर मैट्रिक्स इसके बराबर है एडजॉइंट ऑफ, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज सेम एज एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स इसके बराबर है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। अभी एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ध्यान से सुनिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए द होल ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन। आप जानते हो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, दिस इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n की जगह पे क्या डाल देंगे? 3 डाल देंगे, तो 3 माइनस वन विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 11 है, 11 का होल स्क्वायर विच इज 121। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लीजिए, अपना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। परफेक्ट। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस। एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं।
देखो ये बहुत ही सिंपल है गाइस, वेरी वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा है, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। तो आप जानते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को तो एज इट इज लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस टू, अग्रीड। नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन होता है, इनफैक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन। यहाँ पे n कितना होता है गाइज, n कितना होगा यहाँ पे n विल बी 3, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है। तो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू 3 माइनस 1, सो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, बढ़िया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब हो जाएगा। तो बस अभी हमको डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है, और आपको दिख रहा है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, आप चेक कर सकते हो गाइस। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू इज डायरेक्टली इट इज a क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a क्यूब का क्यूब, a क्यूब का क्यूब a रेज टू 27 नहीं होगा गाइस, a क्यूब का क्यूब मतलब क्या, a क्यूब कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर विल बी a रेज टू 9। क्या होगा आंसर गाइस, a रेज टू 9 विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड सम था जो आपको करना था, प्रॉपर्टी बेस्ड सम था, कुछ भी ऐसा नया नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जस्ट क्या अप्लाई किया हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला अप्लाई किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन, एन की जगह पे 3 डाला क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स, और फिर प्रोसीड किया। देखो सम आ गया हमारा, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ज़रा कितना सिंपल है गाइस, अगेन देखो ये टोटली प्रॉपर्टी बेस्ड है ना, टोटली प्रॉपर्टी बेस्ड है। देखो ये लोग ने क्या बोला है ना, C1 मैट्रिक्स डी दिया हुआ है, मैट्रिक्स डी दिया हुआ है, ओके। क्या बोला है, A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड यहाँ पे C1 C2 C3, ठीक है। और बोला है कि AR का कोफैक्टर कैपिटल AR है ना, AR का कोफैक्टर कैपिटल AR है, यानी ये जो एलिमेंट्स है इनका कोफैक्टर्स AR है। मतलब आपको समझ जाना है, ये जो है बी, ये एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स क्या होंगे, इनके कोफैक्टर्स BR होंगे, इनके कोफैक्टर्स BR होंगे, एंड इनके कोफैक्टर्स CR होंगे, ऐसा समझ के लो। इनके कोफैक्टर्स AR है तो इनके ये कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स BR होंगे, और ये कॉलम के जो कोफैक्टर्स होंगे वो CR होंगे। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, C1 इंटू क्या हो रहा है, C1 C2 C3। अभी जो C1 है वो क्या हो रहा है, कॉलम 3 के जो एलिमेंट्स है वो कॉलम 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है गाइज। कॉलम 3 के जो एलिमेंट्स है वो कॉलम 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक कॉलम के एलिमेंट्स अगर किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड होते हैं तो उसका आंसर तो ज़ीरो आता है। देखो अगर एक कॉलम खुद के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके, एक कॉलम के एलिमेंट्स अगर खुद के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके ऐड होते तो आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बट अभी यहाँ पे हो क्या रहा है गाइज, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि कॉलम 3 के जो एलिमेंट्स है वो क्या हो रहा है, किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है। देखो ये C1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, C2 A2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, C3 A3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो कॉलम 3 के एलिमेंट्स है कॉलम 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हैं। तो इसका आंसर तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर स्मॉल C1 इंटू कैपिटल C1 होता, प्लस स्मॉल C2 इंटू कैपिटल C2 होता, प्लस स्मॉल C3 इंटू कैपिटल C3 होता, तो इसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ डी आता, बराबर है, क्योंकि ये एलिमेंट खुद के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। बट ऐसा इस केस में नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉलम 3 के एलिमेंट्स कॉलम 1 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है, तो ये ज़ीरो आएगा। अगेन प्रॉपर्टी, टोटली प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो प्रॉपर्टी समझो, आंसर निकालो। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, बढ़िया। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए ये क्वेश्चन को अच्छी तरह ऑब्जर्व कीजिएगा गाइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हम बच्चे यहाँ पे है ना, हम क्या करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ करके आते हैं, हम बहुत मेहनत कर लेते हैं और फिर टाइम भी चला जाता है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अपने को ए दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, और अपने को ए एन सी का वैल्यू पूछा है। ए दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है। जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ए दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, और आपको कोई अननोन फाइंड करना है,
तो आपको एक ही तरीका अप्लाई करना है, एक ही तरीका अप्लाई करना है, वो है A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई यूज़ करना है। आप जानते हो A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। चलो A लिखते हैं मैट्रिक्स, लेट्स राइट डाउन मैट्रिक्स A। क्या है 0 1 2, यहाँ पे क्या है 1 2 3 और यहाँ पे है 3A1 इंटू यहाँ पे A इनवर्स। इनवर्स में क्या है बाहर 1/2 है ना, तो बाहर 1/2 उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। जो A इनवर्स का जो बाहर 1/2 उसको यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे क्या है 1 - 1 1, उसके बाद क्या है -8 6 2C, उसके बाद क्या है 5 - 3 1, इक्वल टू क्या है यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है। अपने को ए एन सी का वैल्यू फाइंड करना है। अभी देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए ज़रा, अपने पास ये टोटल 9 एंट्रीज होने वाली है। वी आर गोइंग टू गेट 9 एंट्रीज, है ना। अब देखिए क्या स्मार्ट वर्क करते हैं हम, ठीक है। ये अभी मैं पहली बार बता रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा लिख के बता रहा हूँ, बट इतना करना नहीं है। अभी आप फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़ायदा होने वाला है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना ही ए आने वाला है ना ही सी आने वाला है। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके कुछ आने नहीं वाला है, तो मतलब ये वाला एंट्री क्रॉस, इसको निकाल के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ही ए मिल रहा है ना ही सी मिल रहा है, तो जाने दो। तो ये वाला एंट्री नहीं निकालेंगे, ओके। और वैसे भी पता है ये किसके बराबर आने वाला है, 1 के बराबर है। इधर 1 आएगा तो इधर भी 1 ही आएगा, दोनों 1 ही आने वाला है वैसे भी। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करके भी कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, अच्छा बाहर हाफ है यहाँ पे। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम को भी मल्टीप्लाई करके मतलब नहीं है, क्योंकि देखो इधर भी इनको और इनको मल्टीप्लाई करने पे कहीं पे भी सी नहीं दिख रहा है या ए नहीं दिख रहा है, ना ही ए दिख रहा है ना ही सी दिख रहा है। तो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, ये भी मल्टीप्लाई करके मतलब नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ जो आएगा वो लिख के मतलब नहीं है। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करने में हमारा पर्पस है, यस। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 2C प्लस 2C प्लस 2 इंटू 1 2, है ना। तो देखो हमने फर्स्ट इंटू थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि अपने को सी यहाँ पे मिल रहा है, अपने को सी का वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने पर्पसफुली फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को ही मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एंट्री क्या है ज़रा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एंट्री है 2C प्लस 2 डिवाइड बाई 2, भूलिएगा मत ये बाहर हाफ भी है, तो ये हाफ भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंट्री ये है, बट वो किसके बराबर होना चाहिए, ये एंट्री किसके बराबर होना चाहिए गाइस, दिस एंट्री शुड बी इक्वल टू 0। ये एंट्री आपका 0 के बराबर होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मतलब ये वाला एंट्री शुड बी इक्वल टू ये वाला एंट्री। तो बस इक्वेट कर दिया आपने, तो 2 इंटू 0 इज 0, तो 2C प्लस 2 0 हो जाएगा, तो 2C विल बी इक्वल टू -2। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, -1 हो गया। चेक कर लीजिए, C का वैल्यू -1 आया अपने को। अभी चेक कीजिए C का वैल्यू -1 कोई ऑप्शन में है क्या। C का वैल्यू -1 कोई ऑप्शन में नहीं है एक्सेप्ट 1, एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में ही आ रहा है। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आता है तो देखने का पर्पसफुली कहाँ से अपने को जो अननोन है वो जनरेट हो रहा है। देखो अननोन यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से जनरेट नहीं हो रहा था, फर्स्ट कॉलम से जनरेट नहीं हो रहा था। फिर क्या किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, तो नहीं किया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सी जनरेट हो गया, है ना, सी का टर्म आ गया। अभी क्या, और ये बाहर हाफ को भी मल्टीप्लाई करना है गाइस, हाफ को भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसके बराबर होगा, फिर ये 0 के बराबर होगा। तो इक्वेट किया मैंने, सॉल्व करके -1 आया, और c इक्वल टू -1 एक ही ऑप्शन में है ना। सो ये लो हमारा सम भी हो गया गाइस। सो वी आर डन विद द सम। अब देखिए एक और प्रॉब्लम जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है अपने को यहाँ पे गाइस, एक चीज़ याद रखना है। यहाँ पे क्या बोला है, x इज़ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। x क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी जैसे ये वर्ड आ जाता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आपको एक चीज़ अच्छी तरह याद रखना है। whenever this word comes x is complex cube root of unity, तो आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल दिया मतलब आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। याद रखनी है कि एक्स क्यूब का वैल्यू 1 होगा,
है ना, एक्स क्यूब का वैल्यू 1 होगा। वेन एवर दिस स्टेटमेंट कम्स एक्स इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो एक्स क्यूब का वैल्यू 1, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका 0 होगा। क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट को आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये स्टेटमेंट आ गया एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये दोनों को लिख लेना है ना और याद रख लेना। अब देखो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पूरा वो ए इनवर्स का तरीका देखो, आपको ए इनवर्स पूछा ना, यू गाइस आर आस्क्ड ए इनवर्स, तो आप ए इनवर्स निकालो, बट आप वो कन्वेंशनल मेथड से मत निकालो, जो मैंने शॉर्टकट बताया उससे मत निकालो, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत आपको प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो इस केस में ए इनवर्स का वैल्यू आप कन्वेंशनल मेथड से मत निकालना, जो मैंने शॉर्टकट बताया उससे भी मत निकालना, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। आई विल शो यू हाउ डू यू गो अबाउट। अभी आपको क्या पता है ए इंटू ए इनवर्स कितना आना चाहिए, आपको पता है ए इंटू ए इनवर्स शुड गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको ये आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो चलो ऑप्शन ए तो पता है, मैट्रिक्स से पता है क्या है, 1 1 1 1 एक्स एक्स स्क्वायर, उसके बाद 1 एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। अपने को ए इनवर्स फाइंड करना है ना। तो अभी एक काम करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करना है तो पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं। लेट्स टेक आउट ऑप्शन ए। तो चलो यहाँ पे 1/4 इंटू ऑप्शन ए, क्योंकि अपने को तो ए इनवर्स फाइंड करना है, अपने को पता नहीं, तो चलो ऑप्शन ए ट्राई करके देखते हैं क्या दिखता है। 1/4 1 एक्स एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर 1 एक्स, और उसके बाद एक्स एक्स स्क्वायर 1। चलो गाइस, ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई। बाहर क्या है, 1/4 को बाहर रख देते हैं, ठीक है। लेट्स मल्टीप्लाई, 3x3 मैट्रिक्स से पहला एंट्री निकालते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स। तो देखो पहला एंट्री क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बट हम तो जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना होता है गाइज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना होता है, 0 होता है। तो पहला एंट्री हमारा 0 हो गया, है ना, पहला एंट्री 0 हो गया। इससे तो काम नहीं बनेगा गाइज, इससे तो काम नहीं बनेगा। बोलो क्यों नहीं बनेगा गाइज, बिकॉज अपने को पहला एंट्री क्या आना चाहिए, पहला एंट्री 1 आना चाहिए, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स शुड गिव यू आई, और आई का पहला एंट्री तो 1 होता है, बट अपने को तो 0 आया, मतलब इधर से काम बनेगा नहीं, ऑप्शन ए से काम नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे ही चलो अभी हम ट्राई करते हैं, एक और ऑप्शन ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई आउट ऑप्शन नंबर, चलो बी, मुझे पता है बी आंसर है, बट बी के पहले हम लोग एक काम करते हैं, देखो ज़रा, लेट्स ट्राई आउट ऑप्शन सी एंड डी, है ना। ऑप्शन सी एंड डी को देखो, बी को बाद में देखेंगे, है ना, पहले सी को देखो। सी क्या है, 1/6 इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है, वापस सी ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, 1 1 1 1 1 1, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, अभी क्या करो, ये 1/6 को फिलहाल बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/6 को बाहर। तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। तो देखो पहला एंट्री क्या आ रहा है, इधर 3 है और बाहर 6 है, इधर 3 है और इधर बाहर 6 है, तो 3/6 आ रहा है। तो 3/6 कितना होता है, 1/2 होता है। बट अपने को तो पहला एंट्री कितना आना चाहिए, पहला एंट्री कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी ने भी नहीं दिया, ऑप्शन सी भी नहीं दे रहा है। सेम देखो ऑप्शन डी के साथ भी वैसे ही होने वाला है, देखो डी के साथ भी वैसे ही होने वाला है, आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो ना ए ने दिया, ना सी ने दिया, ना डी ने दिया, तो ऑप्शन कौन देगा, करेक्ट ऑप्शन कौन देगा, आंसर कौन देगा, ऑप्शन नंबर बी देगा। एक बार चाहिए तो वी कैन वेरीफाई, लेट्स चेक आउट ऑप्शन बी। आप मल्टीप्लाई करके देखो, एक एंट्री से ही पता चल जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। देखो यहाँ पे क्या है, 1/3 इंटू यहाँ पे क्या है, ज़रा चेक करो, 1 1 1 1 1 एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये 1/3 को बाहर रखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 + 1 + 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है और बाहर भी 3 है, तो 3/3 1 आ जाएगा। तो पहला एंट्री 1, आगे भी देखो आंसर आएगा आपका, आगे भी आप करके देखो क्या आंसर आएगा। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करो, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा, 1 + x स्क्वायर + x, और 1 + x स्क्वायर + x कितना होता है, 0 होता है। देखो 0 भी आ गया ना। तो वैसे आपका सारा आंसर आ जाएगा, इस ऑल आंसर यू विल गेट, ठीक है। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम ऐसे टाइप से सॉल्व करना है। कैसे प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जब भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सम्स आते हैं तो आप हिट एंड ट्रायल से मत कीजिए, हिट एंड ट्रायल से कीजिए, ठीक है। और इसको भूलिए मत, ये वाला पार्ट आप लिख के रखिए, ठीक है। अगर एक्स की जगह पे कुछ अल्फ़ा भी आ जाता है,
अल्फा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिट, तो क्या बोलोगे, अल्फा इज इक्वल टू 1 बोलोगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 0 बोल दोगे। तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं है और फिर ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सम्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।